हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 23rd of June और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के इस सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, देन हम देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में, साथ ही देखेंगे G7 समिट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया क्रोएशिया का क्या रिलेशन है, क्रोएशिया अभी काफी चर्चा में रहा था। इसके साथ ही हम देखेंगे वैली फीवर डिजीज के बारे में, ये काफी न्यूज में रहा है। देन हम देखेंगे सिपरी ईयरबुक 2025 के बारे में। साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही बचाओ ट्राइब के बारे में। देन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। इसके इसके साथ ही हम देखेंगे निषाद मिशन के बारे में। देन हाल ही में चर्चा में रहा सिमाचलम टेम्पल के बारे में देखेंगे। हाल ही में रिलीज हुई ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बारे में देखेंगे कि इस रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है और क्या इसकी रिकमेंडेशंस हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2028 के बारे में कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा और क्या इसके फोकस एरियाज होंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कृत्रिम स्टार्टअप मिशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। यहाँ पर अरावली ग्रीन वॉल पहल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a centrally coordinated campaign exclusively funded through the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority. And second, the primary objective of this initiative is to create a green corridor to halt the eastward expansion of the Thar Desert. And third, the initiative focuses solely on afforestation and does not include the rejuvenation of water bodies. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। आप देख सकते हैं The initiative is funded through multiple sources, not exclusively CAMPA, and the funds will be sourced from CAMPA, Manrega, and state schemes, indicating a convergence of financial sources. So the Aravalli Range acts as a natural barrier against desertification, and the Green Wall initiative aims to strengthen this barrier by undertaking large-scale plantation and landscape restoration, thereby combating land degradation and preventing the spread of the desert towards the fertile plains of the National Capital Region. So the initiative has a holistic approach to ecologically restoration, and the key features include the rejuvenation of lakes and ponds in addition to afforestation, agroforestry and pasture development. ये जो ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये एक सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड रिस्टोरेशन लैंडस्केप रिस्टोरेशन कैंपेन है। आप ध्यान रखेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है कॉम्बैट
land degradation and desertification across 29 districts, restore ecological balance by increasing green cover and protecting biodiversity, and also revive surface water bodies and promote community participation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Gulf of Mexico is bordered by which of the following countries? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिको की जो खाड़ी है वो निम्नलिखित में से किन देशों से सीमाबद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं मैक्सिको, बहामास एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। थर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स, हैती एंड क्यूबा। फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड क्यूबा। आपको उन कंट्रीज का नाम बताना है जो कि बॉर्डर करते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको को। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड क्यूबा। आप देख सकते हैं It borders the southernmost coast of North America and is connected to the Atlantic Ocean by the Straits of Florida, running between the peninsula of Florida and the island of Cuba, and to the Caribbean Sea by the Yucatan Channel, which runs between the Yucatan Peninsula and Cuba. जो Gulf of Mexico है, it is a marginal sea of the Atlantic Ocean and the world's largest gulf. And it is often referred to as the Mediterranean of the Americas. It was formed as a result of seafloor subsidence due to the movement of the tectonic plates, and it is somewhat shallow along the coastal continental shelf areas and has an average depth of 1615 meters. आप ध्यान रखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड क्यूबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to G7 summit. यहां पर G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है Italy will hold the presidency of G7 in 2025. Second, the rotating presidency of the G7 determines the location and agenda of the annual summit. Third statement, India is a permanent member of the G7 but boycotts some summits in protest of global inequities. And fourth, the G7 countries collectively account for around 40% of the global GDP. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है G7 समिट से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड और फोर्थ, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं Italy held the G7 presidency in 2024 and hosted the summit in Apulia in June 2024. In 2025, Canada will hold the presidency and host the G7 summit. The G7 presidency rotates annually among member states. The presiding country decides the host location and sets agenda, including thematic focuses like climate, AI, and energy security. India is not a permanent member of the G7, and the G7 has only 7 members: US, UK, France, Germany, Italy, Canada, and Japan, plus
European Union as participant. And India is frequently invited as a guest or outreach partner, but not a formal member. And India has not boycotted any G7 summits in protest. It participates when invited. So the G7 countries, although a small fraction of the world's population, represent about 40 to 45% of the global GDP. So this is due to their high income status and large economies like the United States, Japan and Germany. आप ध्यान रखेंगे 2025 में G7 समिट्स हुई हैं कनाडा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to the India-Croatia bilateral engagements. So यहाँ पर भारत और क्रोएशिया के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है Indian naval ships have made ports call to Croatia indicating growing defense ties. And second, Croatia is a member of the European Union and NATO. And third, India and Croatia have signed a free trade agreement under the India-European Union framework. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है भारत और क्रोएशिया के जो द्विपक्षीय संबंध है उनसे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं और वो है फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं Indian naval ships such as INS Tabar in 2021 have made goodwill visits to Croatian ports, especially in Split, as part of India's broader naval diplomacy. So these visits are symbolic of growing defense and maritime cooperation, even though no formal defense treaty exists. And it supports India's engagement in the Mediterranean and Adriatic Sea regions. So Croatia joined NATO in 2009 and the European Union in 2013. So as a dual member, Croatia plays a role in both transatlantic and European affairs, which impacts its foreign policy alignment. So its EU membership also influences India-Croatia economic relations as trade is governed under India-European Union protocols, not bilateral free trade. So as of 2025, India and the European Union have not signed a free trade agreement, although negotiations have been ongoing. Since Croatia is part of the European Union, any trade agreement would have to be signed between the India and the European Union, not India and Croatia individually. Therefore, no India-Croatia FTA exists either bilaterally or under an India-European Union deal. So, क्रोएशिया की बात करें तो इसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के नाम से जानते हैं एंड इट इज अ कंट्री इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट यूरोप ऑन द कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी. So it borders Slovenia to the northwest, Hungary to the northeast, Serbia to the east, Bosnia and Herzegovina and Montenegro to the southeast, and shares a maritime border with the Italy to the west. और क्रोएशिया की जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है जाग्रेब. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which organization released the Performance Grading Index 2.0 report to assess school education? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने स्कूली शिक्षा का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट को जारी किया है.
आपके ऑप्शंस हैं प्रथम, जो कि एक एनजीओ है, सेकंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। आप देख सकते हैं The Ministry of Education released the Performance Grading Index 2.0 report for 2022 and 23 and 2023 and 24 to assess school education. So Chandigarh secured the top rank while Meghalaya was ranked lowest. So PGI 2.0 is an evidence-based tool to evaluate the performance of states and union territories in school education. The PGI 2.0 has a total weightage of 1000 points spread over 73 indicators under two categories: outcome and governance and management. So आप ध्यान रखेंगे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो टॉप पर स्टेट और यूटीज में रैंकिंग दी गई है वो है चंडीगढ़ और लोएस्ट रैंकिंग है मेघालय की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजाऊ ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्रीज? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो बाजाऊ जनजाति है वो निम्नलिखित में से या मुख्य रूप से किन देशों में पाई जाती है? आपकी ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, भूटान एंड इंडिया, सेकंड चिली, पेरू एंड ब्राजील, थर्ड म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस। आपको बताना है जो बजाऊ जनजाति है वो किन देशों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस। आप देख सकते हैं द बाजाओ ट्राइब, ऑल्सो नोन एज सामा बाजाओ, lives in the coastal areas of Indonesia, Malaysia and the Philippines and it depends entirely on the sea. So they are excellent free divers, diving 20 to 30 meters deep and holding their breath for 5 to 13 minutes without equipment. So recent research shows that the Bajau have spleens that are 50% larger than average, helping them dive longer and deeper. So this adaptation is linked to a variation in the PDA10A gene. सो इस रिसेंट रिसर्च की वजह से जो बजाऊ ट्राइब है वो अभी काफी चर्चा में रही है। आप ध्यान रखेंगे ये इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस का जो कोस्टल रीजन है वहां पर पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Two countries have the largest number of nuclear weapons as per the SIPRI Yearbook 2025. So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सिपरी ईयरबुक 2025 के अनुसार किन दो देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको बताना है कि इसकी जो ईयरबुक रिपोर्ट आती है उसके अनुसार किन दो देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया या फिर इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्रीज हैं रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स।
आप देख सकते हैं। As per the 2025 Yearbook of Stockholm International Peace Research Institute, 9 countries possesses 12,241 nuclear weapons as of January 1st, 2025. And these countries are the United States, Russia, United Kingdom, France, China, India, Pakistan, Israel, and North Korea. So Russia has 5,459 and the US has 5,179 nuclear warheads, together holding around 90% of the global stockpile. China has 600, France 290, UK 225, India 180, Pakistan 170, Israel 90, and North Korea 50 warheads. So out of total 9,614 warheads are in military stockpiles and 3,912 are deployed on missiles or aircraft. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What kind of disease is valley fever that was recently seen in news? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वैली फीवर किस प्रकार की बीमारी है जिसको हाल ही में खबरों में देखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन। आपको बताना है जो बेली फीवर हाल ही में न्यूज में रहा है ये किस प्रकार की बीमारी है या किस प्रकार इसका संक्रमण होता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये एक फंगल डिजीज है। आप देख सकते हैं A new study highlights that dogs may help detect the early spread of valley fever, offering a new tool for public health. So, valley fever or acute coccidioidomycosis is a fungal infection caused by coccidioides organisms found in soil. And the fungi are common in the Pacific Northwest, southwestern United States, Mexico, Central America, and South America. So the infection spreads when soil is disturbed and people or animal breathe in the fungal spores. Symptoms may be absent or resemble flu or pneumonia and appear 5 to 21 days after exposure. So आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहने वाला जो वैली फीवर है वो एक फंगल इन्फेक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Extended trajectory long duration hypersonic cruise missile is developed by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ये किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। सो आपको बताना है ये जो एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये किस संस्था ने या किस संगठन ने इसको विकसित किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने। आप देख सकते हैं India is set to test its most advanced indigenously developed missile called the Extended Trajectory Long Duration Hypersonic Cruise Missile, and it is indigenously developed by the DRDO under a program
named Project Vishnu. So it is a long-range missile that travels at hypersonic speeds, meaning it is over 5 times the speed of sound. And it can be launched from land, sea, or air, giving India flexible strike capabilities. So आप ध्यान रखेंगे ET-LD जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर अ प्रोग्राम जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु और इसको DRDO डेवलप कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The NISAR mission is a joint Earth observing satellite mission between which two space agencies? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। आपकी ऑप्शंस हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ISRO and European Space Agency, third Japan Aerospace Exploration Agency and China National Space Administration, या फिर NASA and European Space Agency। आपको बताना है जो निसार मिशन है ये किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। आप देख सकते हैं The NASA ISRO synthetic aperture radar satellite has recently reached the Indian Space Research Organization's spaceport at Sriharikota. So it is a joint mission between the National Aeronautics and Space Administration and ISRO to study Earth's changes. So NISAR uses synthetic aperture radar technology to send energy pulses and measure how much is reflected back from Earth. And this helps in capturing sharp images of the Earth even during darkness or cloudy weather. So it detects changes in land, forest and ice and is useful for monitoring natural disasters and soil conditions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमाचलम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो हाल ही में चर्चा में रही जो सिमाचलम मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। आपकी ऑप्शंस हैं केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स विल बी यूज्ड टू रीस्टोर एंड प्रिजर्व द सिमाचलम टेम्पल। So this temple is also called Varah Lakshmi Narsim Temple and is located in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So it is dedicated to Narsimha, a man, loined avatar of Lord Vishnu. And the temple shows a mix of Orishan and Chalukyan architectural styles. Usually it faces west instead of east, symbolizing the victory of divine forces over evil. So आप ध्यान रखेंगे जो सिमाचलम टेम्पल है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है।
आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, सेकंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे हम यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आपको बताना है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट कौन से संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जारी किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। आप देख सकते हैं The Global Education Monitoring Report is an annual publication by the UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So it gives a detailed evidence-based analysis of global education progress, challenges and trends. So this report was first launched in 2002 as the Education for All Global Monitoring Report and was renamed in 2016. So its main aim is to guide governments and stakeholders by offering policy recommendations to improve education systems. So in the latest context, the GEM report shows that 272 million children are out of the school globally, which is 21 million more than the previous estimate. So UNESCO जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, which aims to promote world peace and security through international cooperation in education, arts, science, and culture. So it has 194 member states and 12 associate members. और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two countries are the co-host of the fourth United Nations Ocean Conference in 2028? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2028 का जो चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है उसमें सह मेजबान देश कौन से हैं। आपके ऑप्शंस हैं चाइना एंड कोलंबिया, साउथ कोरिया एंड चिले, न्यूजीलैंड एंड पेरू, या फिर इंडिया एंड ब्राजील। आपको बताना है ऐसी कौन सी दो कंट्रीज हैं जो कि को होस्ट करेंगी फोर्थ यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2028 को। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्रीज हैं साउथ कोरिया एंड चिली। आप देख सकते हैं रिसेंटली the 2025 United Nations Ocean Conference ended with over 170 countries adopting a joint declaration for urgent ocean protection. And the declaration titled Our Ocean, Our Future, United for Urgent Action urges immediate steps to conserve and use ocean sustainably. So the 2025 UN Ocean Conference is co-hosted by France and Costa Rica, and the next and fourth United Nations Ocean Conference in 2028 will be co-hosted by Chile and South Korea. So आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष की जो को-होस्ट कंट्रीज रही हैं यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस की वो है फ्रांस एंड कोस्टा रिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the name of India's first agentic AI system developed by कृत्रिम स्टार्टअप। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कृत्रिम स्टार्टअप द्वारा विकसित भारत की पहली एजेंटिक एआई प्रणाली का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं मित्रा, संचिता, वाणी या फिर कृति। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
ये जो इंडिया का पहला एजेंटिक एआई सिस्टम है जिसको कृत्रिम स्टार्टअप ने डेवलप किया है, ये है कृति। आप देख सकते हैं, रिसेंटली India's first agentic artificial intelligence named Kruti was launched by the startup Krutrim, and it is a next generation generative AI tool that goes beyond just providing information. So Kruti can act independently to manage complex tasks, make decisions, and solve problems for users and organizations. So it uses advanced reasoning and step-by-step planning to handle multi-layered challenges without constant human input. It processes large amount of data from various sources to create strategies and complete tasks on its own. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.